अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक एजुकेशन। हम लोग इस पॉडकास्ट में अब तकरीबन 4 सीज़न्स, तकरीबन नहीं बल्कि 4 सीज़न से बहुत सारे मुख्तलिफ जो तालीम के हवाले से टॉपिक्स हैं उन पे बात करते हैं। लेकिन फ़नून लतीफ़ा, आर्ट्स एंड विदिन आर्ट्स स्पेसिफिकली परफॉर्मिंग आर्ट्स, इस पे मुझे लगता है हमारी तरफ से भी एक ओवरसाइट रही है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अनफॉर्चुनेटली जिस पे बहुत बात ही नहीं होती पाकिस्तान में। और ख़ास तौर पे जब हम इसको तालीम के पैराडाइम में देखना चाहें तो वो हमें नज़र भी नहीं आता, और क्योंकि नज़र नहीं आता तो लगता है कि शायद इसका तालीम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। लेकिन तमाम वो लोग जो फ़हम रखते हैं, जो समझ-बूझ रखते हैं, जो एक्चुअली एकेडमिक्स हैं, उनको मालूम है कि तालीम फ़नून लतीफ़ा के बगैर completely नामुकम्मल है। And when I say education is incomplete without arts, I mean it starts from the very beginning। हम कच्ची से नर्सरी से जो एक बच्चे में या बच्ची में अगर हम आर्ट्स इनकलकेट कर दें, तो गोइंग फॉरवर्ड वो बच्चा या बच्ची आगे जाके चाहे रॉकेट साइंटिस्ट बने, वो आर्ट्स उनके काम आएगी। इनफैक्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस विदाउट आर्ट्स, एंड दैट इज़ एब्सोल्यूटली ट्रू। और इसी वजह से हमने कहा कि ये जो 4 सीज़न से खला है इसको हम पुर करें। और आज जो हमारी गेस्ट हैं वो मेरी भी उस्ताद हैं। मैं उनसे क्या सीख रही हूँ इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इंट्रोड्यूस करवाएँगे अपनी गेस्ट को। हमारे साथ हैं ज़ैनब डार साहिबा। ज़ैनब जी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। Thank you so much for doing this. ज़ैनब जी के बारे में अब क्या इंट्रोड्यूस करवाएँ, वो शी आई मीन इट्स अमेजिंग। आप मैं उस तरह का एक कन्वेंशनल इंट्रोडक्शन हरगिज़ नहीं देना चाह रही, क्योंकि आप एक कन्वेंशनल इंसान ही नहीं हैं। तो आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती हैं, आप कथक की गुरु भी हैं, आप इतना खूबसूरत गाती हैं। एंड आई हैव सीन जो एनीवन इन इस्लामाबाद, मुझे ये पता है कि शायद ही कोई होगा बिटवीन द मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी जिन्होंने ज़ैनब जी से नहीं पढ़ा। So, I am blessed and honored और मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान के कई रुख होते हैं, कई चेहरे होते हैं और खूबसूरती ज़िंदगी की इसी में है कि हर रुख और हर चेहरे को बखूबी निभाया जाए। तो ज़ैनब जी, आपने वाक़ियतन इतना बाख़ूबी जो आपका ये पूरा सफ़र है उसको आपने ना सिर्फ़ निभाया है, आप निभाए चले जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम बड़े भारी भरकम तालीम और उससे रिलेटेड सवाल पूछें, लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी। माय जर्नी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे कि सबकी होती है। किसी मंज़िल का रास्ता कभी भी सहल आसान नहीं होता। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर आपको मंज़िल मिल जाए और खुदा करे कि आप अपनी ज़िंदगी में जीते जी अपने ख्वाब जी पाएँ, तो फिर कोई मुश्किल मुश्किल नहीं लगती। ज़ाहिर है इस माशरे में और बिलख़सूस मैं जब होश पकड़ा तो 80 की दिहाई थी और हम सब जानते हैं कि 80 की दिहाई में फ़नून लतीफ़ा बिलख़सूस रक़्स और मौसीकी का क्या हाल था। बहुत छोटी उम्र से स्ट्रीट थिएटर से मेरा तारुफ़ करवाया मेरे वालिद ने और हम इंसानी हकूक़ के लिए स्ट्रीट थिएटर करते थे। और 8 बरस की उम्र में पहली बार जब मुझ पे लाठीचार्ज हुआ और 8 बरस की उम्र में पहली बार मैंने थाने की शक्ल देखी, तो आई रियलाइज़्ड दैट कुछ तो सही कहा होगा मैंने कि ये सब हुआ। एंड वी वर डूइंग स्ट्रीट थिएटर ऑन गर्ल चाइल्ड मैरिज, कि छोटी बच्चियों की शादी नहीं होनी चाहिए और उसके ऊपर एक थिएटर था। उससे पहले मैं बहुत छोटी थी और जब तालियाँ बजती थीं और लोग वाह-वाह कर, तो मुझे अच्छा लगता था और मुझे ऐसा लगता था कि वाह! सब मुझे देख रहे हैं। लेकिन उस एक थिएटर के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि दिस इज़ बिगर देन दिस, और ये आ गई 8 बरस की उम्र में आ जाना मेरी खुशनसीबी थी। उसके बाद आई नेवर लुक्ड बैक। आई केप्ट डूइंग इट अ, जितना भी कर सकी। फिर मेरे वालिद हयात नहीं रहे और ही वाज़ द ओनली वन हू वुड अंडरस्टैंड दिस पैशन एंड ही वाज़ विद मी ऑन दिस। फिर एक मुझे लगा जैसे मुझसे कोई चीज़ छिन गई है
और फिर मैं एक ऐसे घर में थी जिसमें कि कोई मेल मेंबर नहीं था, ना वालिद रहे और भाई कोई था नहीं। तो जब मैंने अपनी वालिदा से कहा कि मैं कथक सीखना चाहती हूँ, अ, तो तब उनकी कही हुई बातें मुझे बड़ी तीखी और तुर्श लगीं और बहुत, लेकिन वो जो सोच रही थी वो अब मैं समझती हूँ। शी वाज़ मोर कंसर्न्ड अबाउट माय सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं, औरत का ये बहुत बड़ा एक, अब मैं समझती हूँ, हमारे लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है। बहुत बड़ा। तो एक 10-12 साल की बच्ची कह रही है मैंने कथक सीखना है, और घर में कोई भाई नहीं है जो उसकी सरपरस्ती करे और बाप नहीं है जो उसको प्रोटेक्ट करे, और ज़ाहिर है कि मेरी वालिदा बहुत जवानी में शी बिकेम अ विडो, शी वाज़ 43। उस एज में ये सोचना कि खुद की हिफाज़त, 2 बच्चियों की परवरिश, तो शी हैड हर रीज़न्स व्हिच आई नाउ अंडरस्टैंड, व्हिच देन आई डिड नॉट, बिकॉज़ आई वाज़ अ टीनेजर। तब तो वैसे ही हर कोई बुरा लगता है। तो मुझे वो एक स्ट्रगल थी जो घर में मेरे चली, और दैट एक्चुअली ग्रू इंटू अ रिफ्ट बिटवीन मी एंड माय मदर व्हिच नाउ इज़ नॉट देयर। सो बेसिकली वो जो मेरी एक लड़ाई थी वो मैं अकेले ही लड़े चले जा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी वालिदा मेरी अपोज़िट पार्टी है, कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता, और कोई कर सक वो चाह के भी नहीं कर पा रहे थे ना। हालात ही ऐसे नहीं थे, उनका भी कसूर नहीं था। तो फिर मैं करती रही, थोड़ा बहुत कनेट कॉलेज में दाखिला हुआ, फिर अपने प्रोफ़ेसरों की गाड़ियाँ धो के, गार्डनिंग करके, 4 पैसे जोड़ के दोस्तों के साथ गाँव जा गाजा धो के। गार्ड ओके, हम हमें थोड़े-थोड़े पैसे मिलते हाँ। थे, छोटे ऑड जॉब्स करके किसी का राशन ला दिया, किसी का ये कर दिया, कुछ इस तरह मैं और मेरे दोस्त। फिर हम जाके करते थे थिएटर बर्न विक्टिम्स के लिए। ये जो केरोसिन का चूल्हा फटने से हमेशा बहुएँ मर जाती हैं। तो उसके लिए हमने लाहौर के गिरदो-नवाह में बहुत थिएटर किया, फिर हमने ईव टीज़िंग के ऊपर थिएटर्स किए, फिर हमने रेप के लिए 4 गवाह चाहिए, उसके लिए उस पे भी वैसे हमें काफ़ी लाठियाँ पड़ी थी। मेरी कॉलर बोन क्रैक हो गई थी और कलाई टूट गई थी। वो काफ़ी उसमें फटा हुआ था, क्योंकि हम ये साबित करना चाह रहे थे कि फिर एक औरत क्या करे, घर से 4 गवाह लेके निकले। तो आई बिकेम द विक्टिम इन दैट, और मैंने अपने 4 दोस्तों को क्राउड में खड़ा किया और उनको बार-बार बाहर निकाल के कहा कि आप पढ़े-लिखे लगते हैं, शरीफ इंसान भी लगते हैं, आधे घंटे में मेरा रेप होने वाला है, क्या आप मेरे गवाह बनेंगे? सो वो इस तरह का थिएटर था। तो स्ट्रीट थिएटर से शुरू किया, फिर वेरी इंटेंस। जी हाँ जी। तो ये है, इस तरह का काम किया है बहुत सारा। तो ज़ैनब जी जब और स्ट्रीट थिएटर में क्योंकि इम्प्रोवाइज़ बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, मतलब थिएटर में जनरली एक लाइव मीडियम है, लेकिन स्ट्रीट थिएटर में बिल्कुल क्राउड आपको हाथ बढ़ा के छू सकता है। किसी भी वक़्त आपके ऊपर कोई चीज़ उठा के मार रहे हैं, और वो तो इसीलिए हम जॉगर्स पहन के करते थे कि कभी भी भागना पड़ तो जब इतना एक एक इतने इंटेंस टॉपिक पे कम्युनिटी के अंदर खड़े होकर जब आप ये कर रही हैं बात, तो लोगों का किस तरह का रद्द-ए-अमल आता था? ओके। मिक्स्ड होता था। कुछ लोग गालियाँ भी देते थे, कुछ लोग एप्रिशिएट भी करते थे, कुछ लोग एप्रिशिएट करते थे पर उनमें कुछ बोलने का हौसला नहीं होता था। लेकिन ज़रूर 2-4 लोग ऐसे होते थे जो जिनकी आँखें देख के मुझे समझ आता था कि इन तक बात पहुँच रही है। और अरीबा बेटा, ऐसा है कि मैंने कभी भी ये काम मशहूर होने के लिए शुरू नहीं किया था, वरना ढंढोरे पीटती, जगह-जगह जाके खुद को सेल करती। ये काम इस नीयत से कभी किया ही नहीं था। आई नेवर थॉट दैट आई विल एक्चुअली टेक दिस अप एज़ अ प्रोफ़ेशन ऑल्सो। मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि मेरे घर के हालात ऐसे हैं और ये समाज ऐसा है, और तो ये मेरे लिए एक शऊर पैदा करने का ज़रिया ही था। और उसके लिए मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि, मतलब एक ख़्वाब तो था कि एक प्लेटफ़ॉर्म होगा, जहाँ हम जी खोल के जो चाहेंगे कहेंगे, जो चाहेंगे करेंगे, सीखेंगे, सिखाएँगे, एक-दूसरे के साथ मिलकर एक कम्युनिटी बनाएँगे। लेकिन उस दौर में ऐसे ख़्वाब ही लगता था। हौसला कभी नहीं छोड़ा, हिम्मत कभी नहीं छोड़ी। उम, अ, मुश्किलात आईं तो काम कम हो गया पर बंद नहीं हुआ।
मैं शायद बेवकूफ़ाना हद तक पॉज़िटिव औरत हूँ। ये तमाम दोस्त कहते हैं मेरे। तो वो मुझे कहते हैं कि तुम स्टुपिडिटी की हद तक होपफुल हो, और ये वो तब मुझे कहते थे। और मैं उन्हें कहती थी कि एक यही चीज़ तो है जो हमारे बस में है, उम्मीद। तो सेलन जी, with this as an 8-year-old and then एंड नाउ अ 48 ईयर ओल्ड। माशाल्लाह। फिर एडोलेसेंस में आपने कहा मुझे तो कथक सीखना है। फ्रॉम व्हाट आई गैदर आपका कथक का सफ़र लेकिन कुछ एडोलेसेंस के बाद। मेरा कथक का सफ़र तो बेटा शुरू हुआ लेट 20s में। तो ये इन शुरू में इंस्पायर किस चीज़ ने किया कि मैं आपको बताती हूँ, जब मैं छोटी थी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब मैं घूमूँ तो जो मैंने पहना हो वो ऐसे खुल जाए अम्ब्रेला की तरह, और मैं उसके साथ घूमती चली जाऊँ और एक हो जाऊँ। और वो छोटी थी, बच्ची थी, ज़ाहिर है मुझे अच्छा लगता था। और बस अगर देखा जाए तो स्टार्ट में वही एक चीज़ थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कथक, मैंने जब कथक सीखा तो मैंने इसलिए नहीं सीखा था कि मैं कथक में इतना आगे बढ़ जाऊँगी। मैंने कथक सीखा बिकॉज़ आई वांटेड टू इम्प्रूव माय एक्सप्रेशंस फॉर थिएटर। मेरा पैशन शुरू से थिएटर था। तो कथक मुझे लगा कि मुझे इसलिए सीखना चाहिए कि मेरे पोस्चर्स बेहतर होंगे, मेरे एंगल्स बेहतर होंगे, मेरी पोज़ीशनिंग, मेरे एक्सप्रेशंस। लेकिन जब ये तो वो बातें थी ना बेटा, जो आप साहिल पे खड़े होके कहते हैं ना कि ये लहर कैसी हसीन लग रही है, मैं ऐसी लहर बनना चाहती हूँ। लेकिन जब आप उस पानी में पैर डालते हैं तो आपको उसकी गहराई का अंदाज़ा होता है। तो कथक अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है। ये जो आजकल के बच्चे ये जो अवेंजर्स और ये देखते हैं ना, उसमें एक मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है। सो इन दैट मल्टीवर्स कथक इज़ अ होल यूनिवर्स। एंड जब हम देखते हैं और नाट्य शास्त्र को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। एक इज़ नृत्य व्हिच इज़ प्योरली डांस। एक इज़ नृत्य व्हिच इज़ डांस विद एक्सप्रेशंस। And then there is Natya, which is dance, drama, and expression. So somehow I wanted to learn that. एंड वहाँ से फिर मेरा एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तो यहाँ तक पहुँचने में उस ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा हाथ है। तो लड़ाइयाँ तो हम सभी लड़ते हैं, और किसी की स्ट्रगल किसी दूसरे की स्ट्रगल से कम या ज़्यादा नहीं होती, वो स्ट्रगल अपनी जगह होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुश्किलात नहीं आई, इट वाज़ नेवर ईज़ी, बट इट इज़ नेवर ईज़ी फॉर एनीवन हू वांट्स टू लिव देयर ड्रीम्स। Yes. So it's okay. Life gets tough, it's okay. And this, people, this is such an important life lesson. So, if you're following a dream, if you're chasing a dream, तो मुश्किलात तो आएँगी, अगर मुश्किलात ही आएँगे अब आप मुझे बताएँ, अगर मैं यहाँ बैठ के रोने लग जाऊँ कि ओहो! मुझे ये मुश्किल आई, मुझे वो मुश्किल आई, मुझे इसने ये नहीं करने दिया, मुझे इतना स्टेमिना मैं उस चीज़ पे क्यों लगाऊँ जबकि मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ पहुँचना थोड़ा देर से पहुँची। बट you're there, but it's okay, you're living your dream. यस! तो ये जो चीज़ें हैं, हम दरअसल अम वी लव बीइंग द विक्टिम, वी सेलिब्रेट समहाउ हम अपनी पिटी, हम चाहते हैं कि लोग हम पे तरस खाएं कि उफ देखो हम पे कितनी मुश्किलें आई, हम कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे। हर कोई मुश्किल से पहुंचता है, आसानी से मंजिल किसी को भी नहीं मिलती है। तो बस ठीक है, हम आए, हमने मेहनत की, हम यहाँ तक पहुँचे, और मेहनत कभी भी आसान नहीं होती, मुश्किल काम है, और ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि तो आप ये सोचिए कितने लोग ये सोच के और ये सुनकर डिसहार्टेंड होंगे और डिमोटिवेट होंगे कि इतना मुश्किल सफ़र है, जाओ हम नहीं करते। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब आप एक जगह पहुँच जाते हैं ना, तो वो तमाम मुश्किलात ऐसे बेमानी सी लगती हैं। लवली, लवली एंड यू नो व्हाट आई वांट टू डू, मैं सिर्फ़ चाह रही हूँ कि हम लोग जो है ना बस यही बातें करते रहें। आपकी जर्नी के हवाले से और उसमें हम लाइफ़ लेसन्स चुनते रहें और जो मेरे पास इस वक़्त सवाल ना आए मैं उसको बिल्कुल कोने पे रख दूँ। लेकिन हम इसी के साथ कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं। मैं शुरू में एक बात कर रही थी और मुझे उस वक़्त मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं उस बात को ज़्यादा इलैबोरेट करूँ व्हेन आई एम सिटिंग विद यू, सो वीड रादर मच रादर हियर इट फ्रॉम यू। अ, लोग जो जि एक एक आटे में नमक के बराबर एक पॉपुलेशन है जो समझती है आर्ट्स की अहमियत को, फ़नून-ए-लतीफ़ा की अहमियत को और फिर परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स की अहमियत को।
जो विजुअल आर्ट्स हैं उसमें तो फिर भी लोगों को समझ आ जाता है, अच्छा अगर आर्टिस्ट अच्छा है तो साइंटिस्ट बनेगा, तो उसमें भी तो डायग्राम बनाना होता है। आई एम सो सॉरी आई एम पुटिंग इट दिस वे, इट बट हैपेंस। यू नो दैट्स हाउ कोई पीपल आर्टिस्टिक है, इसकी ड्राइंग अच्छी है, इसको डॉक्टर बना दो। डॉक्टर बना दो तो हाँ, सो यू नो दिस इज हाउ पीपल पुट टू एंड टू टुगेदर। बट परफॉर्मिंग आर्ट्स कंप्लीटली, एक तो वो एक कल्चरल टैबू, इतना अरसा आपने 80s का रेफरेंस दिया, वो इतना अरसा एक कल्चरल टैबू रहा और अभी भी हम उस साए से हरगिज़ मुकम्मल तौर पे नहीं निकल पाए। और फिर वालिदैन और टीचर्स और स्कूल्स और एडमिनिस्ट्रेशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ इनको समझाना कि परफॉर्मिंग आर्ट्स कितनी अहम है एक स्टूडेंट की ग्रूमिंग, नॉट जस्ट ग्रूमिंग बट उसके परवान चढ़ने के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। सो कैसे ज़रूरी है? कैन यू जस्ट जी, जी, हाँ, बिल्कुल। गिव अ देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम सब पैदाइशी ड्रामेबाज़ हैं, एक्टर्स हैं हम। बच्चा बोल नहीं सकता ना, वो आपको कैसे बताता है उसको भूख लगी है? वो कैसे बताता है कि तकलीफ़ में है? वो कैसे बताता है उसे क्या चाहिए? इसका मतलब ये हुआ कि इमोशंस हमें डिफ़ाइन करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स को। अब अगर आप उन इमोशंस को स्ट्रक्चर नहीं देंगे, आप उन इमोशंस को इमोट करने का तरीका नहीं बताएँगे, तो फिर इमोशंस मिसफ़ायर करेंगे। जहाँ गुस्सा करना है, वहाँ चुप रहेंगे, जहाँ चुप रहना है, वहाँ गुस्सा करेंगे, जहाँ प्यार से बात करनी है, वहाँ लड़ाई कराएँगे, जहाँ लड़ाई करनी है, वहाँ पे मोहब्बत में बिछ जाएँगे। तो यही वजह है कि वी कैन नॉट रैशनलाइज़ आवर इमोशंस। परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो दुनिया है बेटा, ये हमें आप यूँ समझें कि हमें तीसरी आँख दे देती है चीज़ों को देखने के लिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे नज़दीक तमाम लोग खूबसूरत हैं, सभी अच्छे हैं। लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, आपका नज़रिया अच्छा या बुरा होता है। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स, पहली बात तो ये कि इट ब्रॉडेन्स द माइंड, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर। अभी आप देखें आजकल के बच्चे, सॉरी मैं ऑन कैमरा ये हरकत कर रही हूँ, पर ऐसे लेटे रहेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे। ये क्या स्ट्रक्चर है? आप क्या कर रहे हैं अपने साथ? आपकी स्पाइनल कॉर्ड खुदा ने बनाई सीधी, अब आप ऐसे हो जाते हैं। हम सीधे नहीं बैठ सकते, हमारे काँधे ऐसे हैं। ज़्यादातर ख़वातीन हमारे माशरे में क्राउच करती हैं क्योंकि उन्हें कॉन्शियस किया जाता है। हाउ बैड दिस इज़ फॉर योर सर्वाइकल, फॉर योर बैकबोन, फॉर योर स्ट्रक इसीलिए आप देखें कि अभी मैंने आपको बताया कि आई एम 48, आई विल बी 50 इन अ कपल ऑफ ईयर्स इंशाल्लाह। जब हम क्लास में होते हैं, आपके सामने मेरा एनर्जी लेवल है। व्हाई इज़ दैट? बिकॉज़ आई प्रैक्टिस दिस। तो बॉडी स्ट्रक्चर। तीसरी चीज़, क्योंकि ये गिनत पे मबनी है, मैथमेटिकल है ना, यू आर ऑलवेज़ काउंटिंग। यस, इट डिलेज़ योर चांसेस ऑफ अल्ज़ाइमर्स, it delays your chances of dementia because all the time your mind is working. तीसरी चीज, मोटर एक्शन स्किल्स। जहां आपका आंख जा रही है वहीं हाथ जा रहा है। तो ओल्ड एज में जब लोगों को समझ नहीं आती, बुजुर्गों की आंखें कहीं जा रही हैं, हाथ कहीं, ये उस चीज को डिले करता है। देन जब हम परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं, हम गाते हैं या हम रक्स करते हैं, तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हाँ, ये तो बड़ी खूबसूरत बात सो है। इट ईजेस आउट द स्ट्रेसेस इन आवर लाइव्स। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो छोटे बच्चे हैं, जिनमें कि हमें आजकल क्या है, फ़ोकस की कमी है। जी, क्यों फ़ोकस की कमी है? स्क्रीन। यही अगर वो 1 घंटा रोज़ का फ़ोकस करें किसी भी आर्ट फ़ॉर्म पे, आप देखिए उनका कंसंट्रेशन स्पैन, बहुत सी सिम्फनीज़ ऐसी हैं, बीथोवन की सिम्फनीज़ हैं, जो कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती हैं। बहुत सी चीज़ें जो हमें क्यों याद रह जाती हैं? क्योंकि वो इतना रिपीट होती हैं, हम उनको इतना सुनते हैं कि वो हमारे ज़हन नशीन हो जाती हैं। तो प्रैक्टिस, रियाज़, व्हिच मीन्स इट इंक्रीज़ेज़ आवर मेमोरी, इट इंक्रीज़ेज़ आवर रिटेंशन। और छोटे बच्चों में जहाँ हम ये कहते हैं, जी बच्चों का अटेंशन स्पैन कम हो गया, जी बच्चे तवज्जो नहीं, तवज्जो कैसे दें? उनके पास टूल्स ही नहीं है। So this is the tool. This is a tool, you can use it in education to improve their focus, their memory, their concentration. Their ability to absorb and हम remember. क्लास में होते हैं, आपके सामने मेरा कोई टुकड़ा फँस जाता है, मैं उसे करती रहती हूँ, आप लोग मुझे कहते हैं रुक जाए, आप थक रही हैं, मैं उन्हें कहती हूँ नहीं,
ये जब तक मक्खन की तरह नहीं निकलेगा, आई विल कीप डूइंग इट। सो इट टीचेस मी बेटा, हम ना शुरू में हम सिखाते, मेरी गुरु भी ये बात कहती थी कि जब आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में होते हैं, यू हैव टू बी एज क्विक एज अ क्रो, हुँ। यू हैव टू बी एज अलर्ट एज अ डॉग। नींद में भी उसके कान खड़े हैं। यू हैव टू बी एज फोकस। आपने बगला देखा है कभी? वो कैसे एक टांग पे खड़ा रहता है जब तक उसको मछली नहीं मिलती। यस। वो खड़ा रहेगा, वो घंटों घंटों खड़ा रहेगा। ये है रियाज, ये दिस इज द पावर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। इट टीचेस यू टू बी अलर्ट, इट टीचेस यू टू बी रिस्पॉन्सिव, रिसेप्टिव, इट टीचेस यू टू बी फोकस्ड। मेहनत करने की आदत डाल देता है। तुम लोग थक जाते हो क्लास में, मैं तो नहीं थकती। अब हम गुरु को तो नहीं मैच कर सकते। बेटा, जो आज शागिर्द है वो कल गुरु होगा, जो आज बच्चा है वो कल बड़ा होगा। हम ग्रोथ को क्यों भूल जाते हैं? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि एवरी चाइल्ड हैज टू ट्रांजिशन इनटू एन एडल्ट। तो उसको बचपन में ही वो स्किल्स दो, वेरी इम्पोर्टेंट। बचपन में वो टूल्स दो। बचपन में आप कहते हो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लड़ रहे, आपने उनको कहा बेटा शायरी करना वेले बंदे का काम है, आपने उसको इमोट करने से रोक दिया। रोक दिया। आपने कहा बेटा ड्रामे करना फारिग लोगों का काम है, ये कोई प्रोफेशन होता है, आपने उसको इमोशंस को रैशनलाइज करने से रोक दिया। बेटा तुम मरासी हो, तुमने डांस करना है, तुमने गाना गाना है, आपने उसको एक्सप्रेस करने से, अपनी बॉडी को टोन करने से, अपने आप को कंट्रोल कर रोक दिया ना आपने। हमें कितना सेल्फ कंट्रोल सिखाता है कथक, यहाँ पे हाथ रोक देना है। कहने को ये सिर्फ बॉडीली कंट्रोल है, बट वी आर कंट्रोलिंग आवर बॉडी थ्रू आवर माइंड। जो आप आइसोलेशन So we are actually learning to control our mind. एब्सोल्यूट हम कहते हैं जी हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। भैया दिमाग तुम्हारा है कि तुम दिमाग के हो? दिमाग से तुमने काम लेना है। यू सो द थिंग इज कि ये कहने में ये बहुत छोटी बातें हैं कि जी बच्चों को क्या पता, बच्चों को ग्रेड लाने चाहिए। वो ग्रेड ले आता है, पर फिर वो एक ठहरे हुए पानी की तरह हो जाता है जिसमें कुछ अरसे के बाद बू पड़ जाती है फ्रस्ट्रेशन की। फिर उसमें जरासीम पलने लग जाते हैं। फिर आप कहते हैं जी बच्चे डिप्रेस्ड हैं आजकल के। क्यों ना हो? दिया क्या है आपने उनको? ऐसा क्या टूल है उनके पास कि वो अपने डिप्रेशन से लड़ सकें? ना आप उन्हें गाना गाने को एनकरेज करते हैं, ना आप उन्हें रक्स करने को एनकरेज करते हैं, ना आप उन्हें शायरी करने पे एनकरेज करते हैं। अगर वो अपने कोर्स और करिकुलम से हट के कोई मज़मून लिख दें तो आप कहते हैं, "क्यों बेटा टाइम ज़ाया कर रहे हो?" अगर वो कोई और किताब पढ़ ले करिकुलम से अलावा तो आप उसे कहते हैं बेटा ये क्या वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे तो तुम्हारा ए ग्रेड नहीं आएगा। हम बच्चों को एक रैट रेस में डाल रहे हैं। तो जब आप उनसे गैर इंसानी काम लेते हैं और जानवरों की तरह उनको ट्रीट करते हैं, तो फिर जब वो जानवरों जैसा रिस्पॉन्ड करते हैं तो आपको बुरा क्यों लगता है? और नस्ल दर नस्ल मुझे लगता है कि 2 नस्लें तो आई इंक्लूड माय ओन, आई मीन ऑल ऑफ द मिलेनियल्स, ऑल ऑफ अस, हमसे पहले आपको वाले पता है मैंने नस्ल सारा मुश्ताक यूसुफी, सारा मंटो, ये सारा मैंने बाथरूम में पढ़ा है। घर में इजाज़त नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं है कि एप्रिशिएट नहीं करते थे, लेकिन कहते थे गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ो। हाँ, वीकडे पे होमवर्क और उसके बाद दोबारा मैं रिविज़न। आपको मज़े की बात बताऊँ, हमारी अम्मा को शुरू से लगता था कि भई बच्चियों को स्किल आनी चाहिए और ये स्किल नहीं है उनके हिसाब हाँ, से। मैं यही कहने ये लगी स्किल कि उनके हिसाब से स्किल की डेफिनिशन बड़ी नैरो है। अब वो समझ गई हैं तमाम चीज़ें, पर तब उन्हें लगता था कि स्किल नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि वो मुझे दाखिल करवा के आईं, ग़ालिबन सिलाई की क्लास थी। क्योंकि कढ़ाई मैं कर लेती थी, वो मुझे आर्टिस्टिक लगता था। तुरपाई वो मुझे करने को कहती थी, तो मुझे ऐसा लगता था किसी ने मेरे सर पे पहाड़ तोड़ दिया कि ये क्या एक ही टाँका भरते चले जाओ, हाउ बोरिंग, मोनोटोनस। तो उन्होंने कहा सिलाई सीख लो ताकि तुम अपने कपड़े खुद सिया करो। वो सिलाई की क्लास में मुझे डाल के आईं और मैंने आके अब्बा से कहा, तो अब्बा ने कहा, "तो तुम क्या करना चाहती हो?" मैंने कहा, "जी मैं तो वहाँ म्यूज़िक की क्लास भी होती है।" तो कहा, "तो अच्छा ठीक है जाओ, तुम म्यूज़िक की क्लास में चली जाओ।" लो जी, अब 1 महीना तो बहुत अच्छे से गुज़र गया गर्मियों की छुट्टियों का। वो उस्ताद जी ज़रा अजीब से थे, पर चलो म्यूज़िक की क्लास थी, हम गाने गाते थे और मुझे पुराने गानों का बचपन से ही शौक था। तो एक दिन अम्मी जल्दी आ गईं लेने ओह! और वो चली गईं सीधा सिलाई की क्लास में और वहाँ देखा औलाद ही नहीं है वहाँ पे।
उन्होंने तो शोर मचा दिया क्योंकि शोहरत तो मेरी ऐसी ही थी, अम्मी को लगा कि कहीं बंक करके भाग गई, कहीं निकल गई, क्या हुआ, पता नहीं कहाँ किससे लड़ रही होगी, किसका माथा फोड़ रही होगी। तो बाद में पता चला, अम्मी कहती मैं कमरे के बाहर से गुज़री और अंदर तुम गा रही थी और मैं गा रही थी कि कहीं दीप जले कहीं दिल। उफ़ अल्लाह! और फिर जो एक समझें कि घर में एक जंग का सा समा था और उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं उसका फ्यूचर? ज़ाहिर है पेरेंट्स के ये कंसर्न्स होते हैं। तो अ, मेरा ये कहना था कि गर्मियों की छुट्टियों में भी मैं अपने फ्यूचर की फ़िक्र करूँ। क्या पता कि किस स्किल तो से फ्यूचर कहाँ ले ये मैं आपको एक बात बताऊँ अरीबा, ये देखें ये हमारा एक ये मिडल क्लास एम्बिशंस हैं हमारे। हाँ, देखिए हम मिडल क्लास लोग हैं भी है। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर निकलें, यस। जिसके लिए कि हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। मैं बिल्कुल किसी को कसूरवार नहीं ठहराती, किसी का कोई कसूर नहीं है, हर कोई अपने तईं अपने बच्चे के लिए बेहतरीन ही सोचता है। ये और बात है कि हम ये भूल जाते हैं कि उस बच्चे की शख्सियत के अंदर जो रचाव और निखार फ़नून लतीफ़ा से आता है। आप मुझे आज से कोई 25-30 साल पहले मिली होती, शायद आप बहुत छोटी होती। 25-30 साल पहले मिली होती तो मैं बिल्कुल शायद एक अलग शख्सियत थी। मैं अम, बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट नहीं करती थी। मैं कोई बात मुझे ऑफेंड करती थी तो माय फर्स्ट रिएक्शन वाज़ ऑफेंस। मैं ऐसी थी। ये जो एक स्थिरता, एक निखार, एक ठहराव मेरी शख्सियत में आया है, ये कथक की बदौलत आया है। आई हैव अंडरस्टूड द वे इमोशंस फ्लो एंड आई हैव अंडरस्टूड द वे आई नीड टू कंटेन और कंट्रोल देम। जब मैं अपनी आँख से आपको बता सकती हूँ कि मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई, तो मैं वहाँ अपने अल्फ़ाज़ क्यों ज़ाया करूँ? सो इट सेव्स एनर्जी। आप यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती हैं ज़ैनब जी, और यूनिवर्सिटी में ना वो एक कोर्स होता है कम्युनिकेशन स्किल्स देने के लिए ना, जिसमें बच्चों को दे दनादन प्रेजेंटेशंस बनाओ और 2 टाई लगा के, और लड़कियों, हाँ, सो वो कहाँ वो पूरा कोर्स ही रिडंडेंट हो जाए जी हाँ, उसकी अगर, क्या ज़रूरत? और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप मुझे एक बात बताएँ हुँ। कि हमारे यहाँ नोट करें, बहुत से बच्चे यूँ बात करते हैं, बड़े भी, हाँ, ये क्या पोस्चर? विद क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज की, या यूँ बात करेंगे या यूँ बात। या यूँ बात करेंगे, एग्ज़ैक्टली। हाथ क्यों नहीं इस्तेमाल करते? यस। हम बहुत सी बातें हाथों से कह देते हैं, ज़रा सुनना, हाँ, इधर आना, हाँ। थोड़ा-सा वक़्त दरकार है, कितने बजे तक फ़ारिग हो जाएँगे? ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, इधर बैठ जाइए। बहुत सी चीज़ें ऐसी, अब हम ऐसे कहें, सुनना ज़रा, थोड़ा-सा वक़्त दरकार है, ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। हम कितने हॉस्टाइल लग रहे हैं हाँ, नहीं, और इधर बैठ के और यूँ बैठ के ऐसा लग रहा है हमको बहुत ऐसे स्नूटी किस्म के ब्यूरोक्रेट है, सुनना ज़रा, हुक्म दे रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ। एक बार जब आप जेस्चर्स का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो एक सॉफ्टनेस आ जाती है आपकी बात में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ़ ये सॉफ्ट ही बना देता है, हम एग्रेशन भी दिखा सकते हैं, हम रोक सकते हैं किसी को, हम किसी को कह सकते हैं निकलो यहाँ से। उसमें हमारे फेफड़ों का स्टैमिना कम लग रहा है ना, एंड वी वेरी इफेक्टिवली एबल टू कम्युनिकेट, और कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिव। इफेक्टिव है। और फिर आपको पता है आपने कहाँ खड़े होना है, आपने कैसे खड़े होना है, आपके शोल्डर्स कहाँ होने चाहिए, आपका सर कहाँ होना चाहिए। अब मेरा मतलब ये है कि आप किसी को डाँट रहे हो और ऐसे करके डाँट रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैं बहुत गुस्से में हूँ। आप नॉन सीरियस लग रहे हैं। गुस्से में कैसे हैं आप? हमें नहीं पता बॉडी को कॉन्वेक्स कहाँ करना है, कॉनकेव कहाँ करना है, स्ट्रेट कहाँ करना है, प्रोफाइल में कहाँ पे बात करनी है, 3/4 में कहाँ पे बात करनी है। ये तमाम चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। फिर आप कहते हैं जी बच्चे आई कॉन्टैक्ट नहीं करते। थैंक यू, यस। क्यों नहीं करेंगे? वो आई कॉन्टैक्ट कैसे करें? आपने उनको बताया ही नहीं है कि आँखों का क्या इस्तेमाल है। और नहीं, और हमने मैं ये इंटरव्यूज के लिए, जब बच्चों को भी, ताज़े ताज़े बच्चे जब आते हैं इंटरव्यूज, जॉब इंटरव्यूज के लिए, दे स्ट्रगल बिकॉज़ दे स्ट्रगल कि उनकी हलक से आवाज़ नहीं निकल रही होती। वो ऐसे करके, जिस तरह आप कह रही हैं, क्राउच करके बैठे होते हैं, आई कॉन्टैक्ट तो सवाल ही आज भी पैदा नहीं देखिए, होता। हम लोगों को अक्सर ये कहते हैं, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं गले से नहीं, मैं सीने से बात कर रही हूँ। फ़र्क है। अगर मैं गले से बात करूँगी तो मैं शार्प हो जाऊँगी।
यही बात अगर मैं साँस लेकर सीने से करूँगी, तो ना सिर्फ़ ये कि मेरा लहज़ा नपा-तुला रहेगा, बल्कि वो बात लोगों को समझ भी आएगी। दूसरा, हर चीज़ की में एक उजलत, भाग-दौड़ हम इतनी तेज़-तेज़ बोलते हैं कि सामने वाले को और ये चीज़ें हमें स्टेज सिखाता है। सामने 100 बंदा बैठा है, आपको अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए 10 सेकंड मिले हैं। हुँ। उसके अंदर अगर आप किसी को ये कह रहे हैं कि कोई एक जुमला, मिसाल के तौर पे कोई एक जुमला बताइए जो हम कह सकें। स्टेज के ऊपर। हाँ, स्टेज कोई एक जुमला। उम, रात को देर मत करना। ठीक है। रात को जल्दी आ जाना, देर मत करना। एक तरीका ये है जैसे नॉर्मली हम लोग आजकल बात करते हैं। सुनो, रात को देर मत करना, वक़्त से घर लौट आना। एक तरीका ये है कि एक-एक लफ्ज़ लौट आना, क्लैरिटी ऑफ क्लैरिटी योर स्पीच। क्लैरिटी ऑफ योर स्पीच। हम आजकल कहते हैं जी बच्चे आवाज़ रोल हो जाती है जी बच्चों की हमने ये करा, हमने वो भई करा, किया, इतना वक़्त तो दो कि पूरा लफ्ज़ बोल सको। तो ज़ैनब जी, अभी हमने इतनी सारी जो गुफ्तगू की है, आई थिंक हमारी ऑडियंस में लोगों को इतना तो आई होप बराबर हो जाएगा कि कितना अहम है आर्ट्स का एक रोल तालीम के अंदर। हम सिर्फ़ क्या करते हैं देखिए एज़ अ सोसाइटी हम रक़्स देखते हैं, हम उसके पीछे का रियाज़ नहीं देखते। हम ड्रामा देखते हैं, हम थिएटर देखते हैं, हम थिएटर के पीछे की मश्क नहीं देखते। जो हमारी शख्सियत में एक निखार ला रही है चीज़ हम उसे नहीं देखते। हमने बस ज़हन बना लिया है कि ये बुरा है तो ये बुरा है। अब मैं आपकी दुखती रग पे हाथ रखूँ? रखिए, बिल्कुल रखें। चलें, अब मैं आपकी दुखती रग पे हाथ रखती हूँ। डिस्पाइट द फैक्ट कि एक बच्चे की या बच्ची की बिल्कुल 5 साल की उम्र से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक हर लेवल पे आर्ट्स उसकी ग्रूमिंग में एक बहुत अहम किरदार अदा करें, ये आपने एस्टैब्लिश कर दिया। अब क्योंकि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो है पढ़ाती भी हैं, आप वहाँ पे मौजूद भी हैं, कितनी इज़्ज़त दी जाती है आर्ट्स को और कितना स्पेस और लेजिटिमेसी दी जाती है देखिए आर्ट्स को? मैं तो ख़ैर अपने इदारे की तो मैं बात इसलिए नहीं कर सकती कि वो तो मुझे फुल लिबर्टी और फुल आज़ादी और हर तरह का मुझे वहाँ पे प्रोविज़न बट आपके मुशाहिदे में पूरा मुल्क है। लेकिन जब हम बात करें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, तो मेरा ख़्याल है बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं इस वक़्त पाकिस्तान में जो म्यूज़िक, थिएटर, डांस ऑफ़र करती हैं। बिल्कुल, हाँ। ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, हमेशा एक सवाल ज़रूर उठता है कि जी ये गैर इस्लामी है। म्यूज़िक बिलख़सूस। तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि बेटा जब खुदा की अपनी किताब पूरी एक सुर में लिखी हुई है। आप देखें, आप सूरे रहमान पढ़ें। आप देखें कि किस तरह वो खूबसूरती के साथ उसका वज़न ऐसा बराबर आता है और वो इतनी प्यारी और उसमें लय में लिखी हुई है कि अगर वो लय में ना होती तो शायद हमें उससे इतनी मोहब्बत भी ना होती। इसी तरह आप देखें कि खुदा ने कुदरत में कितने सुर रखे हैं। बारिश का सुर अलग है, बहते पानी का सुर अलग है, चिड़ियों के चहचहाने का सुर अलग है। अगर सुर इतना बुरा होता तो ये कायनात गूंगी होती फिर। हम पैदा होते हैं, हमारी ज़िंदगी की पहली निशानी धड़कन, इट्स अ रिदम। हमारी पूरी ज़िंदगी रिदम पे टिकी है, तो रिदम बुरा कैसे है? जबकि ज़िंदगी की निशानी ही रिदम है और जिस दिन वो रिदम ऑफ होता है, आप ऑफ हो जाते हैं। सो द पॉइंट इज़ मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि बज़ाते खुद कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, उसके इस्तेमाल पे बहुत मुनहसिर है। थैंक यू, येस। ठीक है? आप उसको देखिए हमारे पढ़े-लिखे होने का क्या फ़ायदा अगर हम सोशली रिस्पॉन्सिबल होके उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। मेरे पास एक आर्ट है, अब उस एक आर्ट फ़ॉर्म को मैं बॉलीवुड की तरह नाच-नाच के भी यूज़ कर सकती हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत एक मतलब आप मेरी शागिर्द हैं, आपको पता है कि मेरे लिए वो कितनी तकलीफ़ दह बात है। या मैं उस आर्ट फ़ॉर्म को एज़ एन आर्ट फ़ॉर्म, एज़ अ लाइफ़स्टाइल टीच कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने इन चीज़ों को खुद ट्रिवियलाइज़ कर दिया है। सिर्फ़ अपनी दुकान चमकाने के लिए, मशहूर होने के लिए ये चाहत फ़तेह अली ख़ान जैसे लोग आ जाते हैं मंज़र-ए-आम पर और बहुत से ऐसे लोग हैं हमारी फ्रेटर्निटी में, इसी शहर में जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहती जो कि मेरे हिसाब से जिन्हें कि एक बार नज़र-ए-फ़ानी करनी चाहिए कि स्टेज पे उतरने से पहले अपने फ़ैसले के ऊपर कि वो जो दिखाने जा रहे हैं, क्या वो सही है? एक चीज़ को हम खुद ख़राब कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी माशरे में उसकी इज़्ज़त नहीं है। मुझे फ़ोन आते हैं, मैडम हमें फलाँ टीवी सीरियल के लिए ना ऐसी एक्ट्रेस चाहिए जिन्हें एक्टिंग भी आती हो और डांस भी आता हो।
तो आप आ जाएँ। मैंने कहा जी मैं क्यों आ जाऊँ? उसका थीम क्या है? उसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है? अगर न कोई उसके पीछे नज़रिया नहीं है तो मैं नहीं आऊँगी माज़रत। लोगों का ये ख़्याल है कि आप आर्टिस्ट हैं, आपको हम सिर्फ़ बड़ी दिलचस्प बात होती है, भई आपको स्टेज दे रहे हैं ना बस इतना काफ़ी है। क्या स्टेज काफ़ी होता है? इसीलिए तो इस मुल्क का ये हाल है और यहाँ पे आर्टिस्ट का ये हाल है कि आर्टिस्ट का ज़रिए माश उसका फ़न है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, वो घर कैसे चलाएगा? उसको कोई इसके एवज़ मुआवज़ा देना ही नहीं वो चाहता। कोई देना ही नहीं चाहता, आपको स्टेज तो दे रहे हैं ना। हम आपको स्टेज दे रहे हैं, आप आके फ्री में परफ़ॉर्म करते हैं। इसी तरह हमने क्या किया कि हमने खुद को बेचने के लिए हम हर जगह मुफ्त चले जाते हैं, कहीं भी मुँह उठा के चले जाते हैं, कुछ भई थोड़ा अपनी इज़्ज़त का और वक़ार का ख़्याल करो। तुम एक फ़नकार हो और तुम्हें खुदा ने अपनी सबसे एक ख़ास मतलब एक अपने उस फ़ीचर से नवाज़ा है जो उसको यूनिक करता है, जो कि क्रिएशन का फ़ीचर है। वो एक ऐसी उसकी सिफ़्त है जो उसने आपको दे दी है, उसने थोड़ा-थोड़ा बाँटा है ना सब इंसानों में। किसी में अपना हुस्न बाँटा है, तो किसी में अपना कुशादगी क़ल्ब की बाँटी है, किसी में कुछ बाँटा है, फिर किसी में तख़लीक़ का हुनर बाँटा है। तो जब उसने तुमको ये इज़्ज़त बख़्शी है, तो उसकी इज़्ज़त कर लो थोड़ी। मत जगह-जगह जाके इस तरह मुझे लोग कहते आप अगर हमारे घर आके हमें सिखाएँगी, तो हम आपको और भी शागिर्द देंगे। तो मैं उन्हें कहती हूँ बेटे जान, प्यासा आता है कुएँ के पास। कुआँ नहीं चल के जाता प्यासे के पास। इल्म आपको हासिल करना है, तालीम आपको चाहिए तो आप आएँगी मेरे पास। अरीबा ऐसा है ना बेटा कि हमने खुद को लाइमलाइट में लाने की खातिर अपने मयार को खुद गिराया है। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। हुँ। हमने अपने वक़ार को खुद गिराया है। जब आप एक फ़नकार हैं, तो अपने वक़ार को कायम रखें। ज़ैनब जी, सो अ, गिवन एवरीथिंग जो आपने कही है बहुत वैलिड है। हमें कहीं से तो रीबिल्ड करना है और जो पास्ट में हम दोबारा अगेन 80s आई थिंक जितना हमें पीछे ले गया वो दिहाई जितना वो कितनी दिहाइयाँ वो एक दिहाई हमें कितनी What दिहाइयाँ is पीछे done ले गई cannot be undone. undone. How do we move Stop past moving it forward. and how do we now ensure that फॉर इंस्टेंस हम अक्सर ये आपस में भी बात करते हैं कि मौसीकी हो, रक़्स हो, ये तो स्कूल के बच्चों को भी एक्सेस होनी चाहिए ये आप मुझे एक बात बताएँ, हम स्कूल्स में जाते हैं, छोटे बच्चे हैं ना हमारे, छोटे बच्चे हैं। चलिए स्कूल्स में नहीं जाते, घरों में देखें। घरों में बच्चे क्या गा रहे हैं? Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Baby shark do 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 baby. ये गा रहे हैं। एब्सोल्युटली इंक्लूडिंग माय चाइल्ड सो आई कांट से नो यस। अच्छा, वो ये क्यों नहीं गाते? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। वो ये क्यों नहीं गाते? एक था राजा एक थी रानी। वो ये क्यों नहीं गाते? 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार। और हमारे बचपन तक फिर भी कुछ था। तो द पॉइंट इज़ कि ये जो एक हमारे अंदर जो एक पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स है कि वी आर नॉट इनफ और ये चीज़ हमने बच्चों में डाल दी है कि बेटा अंग्रेज़ी बोलोगे तो ही तुमको वैलिडेशन मिलेगी। पहली बात तो ये कि किसी और की वैलिडेशन हमको दरकार ही क्यों है? दूसरी बात ये कि अंग्रेज़ी सीखने के बाद वो हाल हो जाता है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। तो बेटा खानी आपने दाल-रोटी है और बोलनी आपने अंग्रेज़ी है, तो फिर ऐसे तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ और बढ़ेंगी। तो पहले तो मेरा अपना ये ख़्याल है कि स्कूलों में ये रवाज देखें जब हम अपनी ज़बान में पुख्ता होंगे तो हम दुनिया की कोई ज़बान भी सीख सकते हैं और ये प्रूवन फैक्ट है। इसके ऊपर बहुत रिसर्चेज़ हो चुकी हैं कि अगर आपकी मदर लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, तो यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज यू वांट। मैंने अपने बेटे के साथ पहले 5 साल शुद्ध उर्दू में बात की है। यानी वो कोस्टर भी नहीं बुलाता था, वो कहता था ये ज़ेर-अंदाज़ रख लीजिए। वाह! वो गाड़ी का जो फुट एरिया है, वो कहता था अम्मा सामान पायदान में रख दूँ? हाय! 5 साल मैंने स्ट्रिक्टली मेरे घर में अंग्रेज़ी अलाउड ही नहीं थी। फिर उसके बाद उसने अंग्रेज़ी सीखी और अब वो ज़ाहिर है कि अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलते हैं और उर्दू कम। लेकिन उसकी उर्दू की समझ-बूझ, तलफ़्फ़ुज़ आम बच्चों से
बहुत बहुत मुख्तलिफ। जिसकी वजह से कि अब आजकल वो फ्रेंच सीख रहे हैं, वो जल्दी पिक कर लेते हैं लैंग्वेजेस। उन्होंने उर्दू में किताब लिखी। उर्दू में किताब लिख चुके हैं वो। सो कहने का मकसद ये है कि हम बच्चों को शर्मिंदा क्यों करते हैं कि ओहो उर्दू में बात क्यों कर रहे हो, हम्म। बेबी बेटे नो, यहाँ नहीं सिटते, हाँ क्या चल रहा है ये, नो, इसको यहाँ थ्रो अप नहीं करना है, इसको डस्टबिन में जाके थ्रो कर दें, या क्या है ये। दो जबानों की टांग। हम ऐसे गुफ्तगू बच्चों से कब तक करते रहे, हम क्यों बच्चों को ये नहीं बताते कि बेटे ये जो कहानी है और जो हमारी कहानी है, देखें जो अंग्रेज की कहानी है वो उसी की तरह ब्लैंड है, जो हमारी कहानी है वो हमारी ही तरह रंगारंग है। हर कल्चर की अपनी कहानियां हैं, बच्चों को अपनी कहानियां सुनाएं ताकि वो अपने कल्चर को पहचाने। और मिजाज है बहुत और हमारा एक देखें, एक उसकी वो बचपन से ही उसको हम वो नर्चर, हम उसको खाद ही नहीं देते और फिर हम कहते हैं कि वो कीकर की तरह बड़ा हो गया, उसको फल नहीं लग रहा। कैसे लगेगा फल, उसको खाद ही नहीं डाली आपने। ट्रू ट्रू। ना हम उनको अपनी कहानियां सुनाते हैं, अगर मगर के मियाँ मगरमच्छ कितने बच्चों ने पढ़ी होगी। हाँ हाँ। मेरा मतलब है ये जो हम बातें करते हैं इस कदर अंग्रेजी में कि एज यू सो शैल यू रीप, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। आपने बच्चों को वो कहानियां कहाँ सुनाई कि वो जो शेर फंस जाता है और फिर चूहा उसको कुतर के बाहर निकालता है। नहीं सुनाते हम क्यों नहीं सुनाते। मतलब हमारी कहानियां है ना, हम उनको ओन नहीं करते, हम कहते हैं आओ तुमको ईसिप्स फेबल सुनाते हैं। हाय यू राइट, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो हमारी नानी अम्मा की कहानियां, दादी अम्मा की कहानियां कहाँ गई सारी। तो कल्चर इसी तो में। कल्चर तो सारा उसमें था कि हम घर आए और हमारी जो नानी थी उन्होंने हमें साथ बिठाया, सबक सुना, फिर नानी या दादियों के कैरेक्टर्स हमें लाइफ लेसन्स देते थे, फिर एक मलंग होता था उन कहानियों में कहीं, फिर कहीं हम उसमें एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन की बातें करते थे, हम ये बातें करते थे कि नहर ऐसी होती है, फलान ऐसा। अभी हम बच्चों को कहते हैं फ्लाईओवर ऐसे होते हैं, फलाने बच्चों को पता नहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं, नहर क्या होती है, दरिया क्या होता है, तालाब क्या होता है, झील क्या होती है, दरिया, फर्क क्या है। सो ज़ैनब जी, हमने अभी बिल्कुल पता है मेरे ज़हन में इतनी सारी बातें आ रही हैं जो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ और मुझे अंदाज़ा है हमने आपसे आधा घंटा माँगा था और हम हम उसपे एक सेशन और कर लेंगे अरीबा जी, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो ये है कि छोटी उम्र से बच्चों को उनके कल्चरल रूट्स पता होने चाहिए। दे नीड टू नो देयर स्टोरीज, दे नीड टू नो देयर म्यूजिक, दे नीड टू नो देयर सॉन्ग्स, ओनली देन दे विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दिस कल्चर एंड दिस सोसाइटी। आप उनको वर्क और उसके ऊपर जो उसकी यानी एक बहुत हम उन्हें पॉलिश करके एक बहुत अंग्रेज नुमा वेस्टर्न बच्चा बना देते हैं और उसके बाद रहना तो उसने इस माशरे में है। और फिर वो इस माशरे के मसाइल को कैसे समझेगा। और जो हम मूव फॉरवर्ड करने की बात कर रहे हैं कि हमें रीबिल्ड कहाँ से करना है, तो वो रीबिल्ड आपने यहीं से कर, कितनी प्यारी बात आपने की है कि हम एक जड़ से बगैर पौधा कभी नहीं पनपता अरीबा। जड़ जितनी गहरी होगी उसका साया उतना ज्यादा होगा क्योंकि वो उतना ऊपर जाएगा। तो जड़ पे काम करें, अपनी रूट्स पे काम करें, अपने बच्चों को वो हेरिटेज दें जो आपका है। एंड यू व्हाई आर वी नॉट प्राउड ऑफ हु वी आर। हमें तो ये समझ नहीं लगती कि हमको किसी और जैसा क्यों बनना चाहते हैं हम अपने जैसे क्यों काफी नहीं हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड और बच्चों को ये बताना होता है कि यू हैव टू सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। बच्चों को ये वाले लतीफे नहीं सुनाने चाहिए जिसमें रेसिज्म हो, जिसमें ये हो कि अच्छा अगर ये बच्चा पश्तून है तो फिर इस पे ये लतीफ़ा है, अगर ये पंजाबी है तो इस पे ये लतीफ़ा है, अगर ये सिंधी है तो इस पे ये, अगर बलोच है तो इस पे ये मत बच्चों के ज़हनों में डालें। मत बच्चों के ज़हनों में डालें कि कोई फ़िरका होता है, कोई ये होते हैं। नहीं, बच्चों को अपना चाइल्डहुड सेलिब्रेट करने दें, दे नीड टू सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, एक-दूसरे के साथ मिल के बैठने दें उन्हें। ज़ैनब जी बिल्कुल। और आपकी इन तमाम बातों से जुड़ी हुई मैं हमने मुझे लगता है कि आज ने शुरू एनेक्डोट से किया था टू ब्रिंग द कन्वर्सेशन फुल सर्कल। आई वांट अस टू एंड ऑन एन एनेक्डोट आल्सो। और इतना आपका इलस्ट्रियस करियर रहा है एंड करियर इज़ अ वेरी आई वुड से ब्लैंड वर्ड, ब्लैंड एज़ यू सेड, बट योर जर्नी हैज़ बीन फिनोमिनल। मतलब माशाल्लाह। जस्ट एनी कोई एक ऐसा एग्जाम्पल, और मुझे पता है कि आपके पास ये स्टोरीज हैं आपने शेयर की हुई है विच इज़ वाई आई वांट कि कैमरे पे भी हो, कि थ्रू आर्ट you touched a life, you saw that difference,
you brought a smile. How you as an artist, once you emoted, once you presented, you could feel tangibly कि आपने एक अरीबा, हम बहुत सा काम करते हैं। हम कभी ख़वातीन के हकूक़ के लिए बात करते हैं, हम कभी बच्चों के लिए बात करते हैं। लेकिन अभी मैंने आपसे शेयर किया कि मैं कुछ अरसे से मैं इस बच्चों के लिए कुछ करने पे काम कर रही हूँ। उसका हमने एक छोटा-सा पिछले साल एक पायलट एक्सपेरिमेंट किया था। हमने टोट-पे-टोट कंपोज़ किया था और उसकी हमने कथक कोरियोग्राफ़ी की थी। एक था लड़का टोट-पे-टोट, बाप था उसका मीर सलोट। And when I presented that in front of some children, not here, in Cambodia, Oh! I was traveling Ah. and I presented that, and they understood most of it. That it's a story about a little boy who's going out somewhere and then he got hurt. ज़बान नहीं नहीं- जानते थे, नहीं आती थी, उर्दू में था ना क्योंकि वो So we were touring this museum and there was a school that was there. और वो छोटे बच्चे थे, अ, गालिबन केजी के या पहली क्लास के होंगे और वो उनका क्लास ट्रिप आया हुआ था। और उनको पता चला कि मैं म्यूज़िक और आर्ट और डांस, तो वो सब मेरे सामने यूँ खड़े हो गए। हाय दिस इज़ द वैल्यू दैट दे गिव टू कल्चर एंड आर्ट। वो सब ऐसे खड़े हो गए कि ये आर्टिस्ट हैं, ये टीचर हैं, गुरु हैं। तो उनकी टीचर ने मुझे कहा कि आप अपने कल्चर से रिलेटेड कुछ, तो मैंने कहा बच्चों के लिए मैंने कुछ बनाया था। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। एक था लड़का टोट-पे-टोट, बाप था उसका मीर स सो दे अंडरस्टूड कि छोटा बच्चा जिसका कोई बड़ा है घर में। एंड देन पीता था वो, सो ही इज़ ड्रिंकिंग समथिंग। खाता था बादाम अखरोट, तो वो दरख्त से कुछ चुन के खा रहा है। सो दे अंडरस्टूड पार्ट्स ऑफ इट और वो चीज़ मेरे लिए इतनी सैटिस्फाइंग थी कि जिनको ज़बान नहीं आती, वो हमारी कहानी समझ पा रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हैं ये सब कुछ? 100 बातों की एक बात है ये आपकी। We need to give this to our children. We need to include art, performing arts at school levels. We need them to feel it. उस उससे इश्क करें, उसके बारे में पैशनेट हो। बेशक उसको अपनी ज़िंदगी का नज़रिया मत बनाएँ, लेकिन हम बच्चों से पीटी भी तो कराते हैं ना। हाँ जी, हाँ और वो उसकी अपनी अहमियत है लेकिन इसकी भी कितनी तो अहमियत है। थिंग इज़ कि मुझे ऐसा लगता है कि पीपल who know how to channelize emotions are better human beings, and nothing teaches you better than performing arts as to how to channelize your emotions. मेरे ख़्याल से इन 4 सीज़न्स में मैंने इससे ज़्यादा कोई एपिसोड एन्जॉय नहीं किया करना। I'm humbled. क्योंकि जो गुफ्तगू हमने आज की और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स और लिसनर्स हैं उनको पता है बड़ी हम एकेडमिक किस्म की गुफ्तगू कर रहे होते हैं और हम अक्सर बात यही कर रहे होते हैं ऑफ द कैमरा भी कि हमें जो तालीम का सब्जेक्ट है ना उसको थोड़ा-सा उसको हम किस तरह से रंगीन बना दें कि लोग वरना कहते हैं ये तो बड़ा ड्राई है इस पे तो बट दिस कॉन्वर्सेशन और आई थिंक हम यही आर्ट्स की खूबसूरती है कि हम उसको जिस चीज़ के साथ जोड़ दें वो चीज़ खूबसूरत हो जाती है, वो चीज़ रंगीन हो जाती है। ज़ैनब जी बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Always here. थैंक यू एंड फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर। अगर तो मुझे पता है हमारी ऑडियंस में बहुत सारे यंग लोग हैं, खुदा के वास्ते अपने वालिदैन को ही आज का एपिसोड दिखाइएगा ताकि अगर आपको कोई ताकि जो लड़ाइयाँ हमारे घर में हुई, इनके घर में भी इनके घर में भी हो और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है मेरे ख्याल से लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी ये एपिसोड देखने के बाद इंशाल्लाह। और इसके साथ ही और जो ख़ास तौर पे यंग पेरेंट्स हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा जिस तरह हमेशा समराइज़ करती हूँ, मैं हरगिज़ उस तरह नहीं करूँगी। मैं सिर्फ़ यहाँ पे बात को ख़त्म करना चाहती हूँ कि आर्ट्स, चाहे वो मौसीकी है, चाहे वो रक़्स है, चाहे वो शायरी है, चाहे वो पेंटिंग है, कोई भी उसकी फ़ॉर्म है। खुदारा अपने बच्चों को इनकरेज करें और उसको नेसेसरीली जिस तरह ज़ैनब जी ने कहा फ्यूचर के साथ, करियर के साथ ना जोड़ें, बच्चों को फ़्लो करने दें, जो हुनर
रब ने उनके अंदर डाला है, लेट देम एक्सप्लोर इट, लेट देम polish it, and then just sit back and see how far your child can go. And with that we end. Thank you. Allah Hafiz.